अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर न हो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो, नए आने वाली नोटिफिकेशन और नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपको मिल सके। वीडियो की तरफ आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले न्यूटन हमें दो लॉ दे चुका है। पहले लॉ में वो कहता था एक बॉडी अपनी रेस्ट या मोशन की कंडीशन में है, वो इसी कंडीशन में हमेशा रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स मुतासिर नहीं करेगी। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, अनबैलेंस फोर्स उसको आके लगेगी और वो मोशन में चली जाएगी। अगर वो मोशन में थी, अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगी। अगर उसके अपोजिट जाके करते हैं अप्लाई, चीज इधर से आ रही थी, इधर से फोर्स अप्लाई कर दी तो उसको रोक देगी। दूसरे लॉ में ये कहता है बॉडी के ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स है। जितनी जोर से आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक फुटबॉल है, जमीन पे पड़ा है, आप उसको किक आराम से मारते हैं तो वो कम स्पीड से जाएगा। अगर जोर मारते हैं, फोर्स बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा। ये सेकंड लॉ का फर्स्ट पोर्शन था। अब इसमें जो दूसरा पोर्शन था उसमें ये कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ऑफ बॉडी है कि आपने फोर्स अप्लाई कर दी और उससे एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसको सेम फोर्स के साथ अगर आप किक करेंगे एक्सेलरेशन कम होगी। अगर उसका मास छोटा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यही वजह है कि एक इतना सा छोटा फुटबॉल है और एक बड़ा फुटबॉल है। सेम फोर्स से अगर छोटे फुटबॉल को किक करेंगे तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। अगर वो बड़ा फुटबॉल है और सेम फोर्स से आप उसको हिट करेंगे तो वो कम स्पीड से आगे जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मिसाल भी उसने बुक में दी है। लेट्स सपोज ये पेन है मेरे पास, इसको मैं जितने जोर से प्रेस करूंगा उंगलियां उतनी ही अंदर की तरफ दबेंगी। ये होती है सॉलिड बॉडीज के अंदर। जो दो सॉलिड बॉडीज आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, एक बॉडी अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है 1 न्यूटन तो आगे वाली बॉडी भी रिप्लाई में 1 न्यूटन की बराबर फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगी, उसका जवाब देगी। इसकी मिसाल ऐसे भी है, हम एक बॉल दीवार के ऊपर फेंकते हैं, दीवार के साथ टकराती है और बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से वापस आती है। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। अब इनमें से एक फोर्स ऐसी जनरेट होती है जो ए से बी की तरफ जाती है। ए जो सा है बी के ऊपर अप्लाई करता है तो उसको हम कहते हैं एफ। ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए इसकी डायरेक्शन हम लिखते हैं इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये है कि ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई की। अब रिप्लाई में क्या होता है कि बी भी इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर रिप्लाई में करता है। वो क्या होता है F इज इक्वल टू बी ए, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसको माइनस करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए ने जो फोर्स डाली बी के ऊपर, बी ने रिप्लाई में सेम फोर्स इसके ऊपर डाली और ऑपोजिट डायरेक्शन में डाली। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, और ये माइनस में होगी। इन दोनों फोर्सेस को आप देखें तो ए ने एक एक्शन किया बी के ऊपर, ए ने बी के ऊपर एक एक्शन किया, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, बी ने जवाब में इसको अप्लाई किया और सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की। ये ऐसे हुआ कि आपने उसको थप्पड़ मारा, जवाब में उसने भी आपको थप्पड़ मारा। एक्शन हुआ जो ए ने बी के ऊपर किया, बी ने जवाब में क्या किया, रिएक्शन किया।
एक्शन का जवाब रिएक्शन में दिया, इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर हैं और ऑपोजिट हैं। अगर हम मैथमेटिक की अगर मिसाल होती 6 और -6 आमने सामने लेके आते तो एक दूसरे को कैंसिल करते, आंसर आ जाता 0। लेकिन चूंकि ये सॉलिड बॉडीज हैं और डिफरेंट किस्म की बॉडीज हैं, ये इसको कैंसिल नहीं करती बल्कि जवाब में एक रिएक्शन देती हैं। इसकी मिसाल बुक में दी गई है कि आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, उसके ऊपर एक एक्शन करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स भी पड़ी हुई होती है और एक मैग्नीट्यूड भी उसको मिलता है। जो फोर्स पड़ती है उस फोर्स की डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन मिलती है और वो उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो एक डायरेक्शन में चल पड़ता है। लेकिन जवाब में आपके पाँव के ऊपर एक बराबर की फोर्स छोड़ जाता है। नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम थोड़ी देर चलते हैं फिर थक जाते हैं। वजह क्या होती है, हम ज़मीन के ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और सेम रिएक्शन के साथ ज़मीन आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। आप थोड़ी देर चलती हैं तो आपके पाँव थक जाते हैं। वजह क्या होती है, आप जो एक्शन कर रहे हैं उसका सेम रिएक्शन आपको ज़मीन की तरफ से मिल रहा है। इसी तरह फुटबॉल के ऊपर उसने एक्शन किया, उसको किक की फुटबॉलर ने, फुटबॉल ने रिप्लाई में उसकी टांग के ऊपर एक असर छोड़ा, एक स्ट्रेस छोड़ा सेम फोर्स की सूरत में। तो यही वजह है वो थोड़ी देर भागेगा, फुटबॉल के साथ खेलेगा, थक जाएगा, फिर रेस्ट करेगा। फुटबॉल के ऊपर जो एक्शन करेंगे रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और सेम फोर्स के साथ आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में जगह जगह आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पे आप ज़मीन पे खड़े हैं, आपने ऊपर की तरफ जंप करना है। जंप करने के लिए आप ज़मीन के ऊपर एक फोर्स डालेंगे। लेट्स सपोज ये ग्राउंड है, आप उसके ऊपर एक फोर्स डालेंगे नीचे की तरफ। आपने ऊंची जंप लगानी है तो जोर से जंप लगाएंगे। जोर से जंप लगाने का मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे, न्यूटन फोर्स को बढ़ा देंगे। जब आप ज्यादा जोर से इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जमीन आपको एक रिप्लाई करेगी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। वो आपको ऊपर की तरफ धकेल देगी। दीवार के ऊपर बॉल फेंकेंगे, सेम फोर्स के साथ बॉल को वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी। दीवार के ऊपर पंच करेंगे या किक मारेंगे या जमीन के ऊपर पंच या किक मारेंगे। पंच मारता हूँ दीवार को तो मैं पंच जिस फोर्स से मारूंगा सेम फोर्स के साथ दीवार मुझे एक रिप्लाई करेगी। वो रिप्लाई की सूरत में होगा, इसमें स्ट्रेस होगा, इसमें पेन होगा। रॉकेट स्पेस में जाते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल को यूज करते हैं। रॉकेट जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ होता है, नीचे से उसको इग्निशन देते हैं। जब इग्निशन देते हैं तो उसमें फोर्सेस पैदा होती हैं। वो फोर्सेस जमीन की थ्रस्ट देती हैं, जमीन को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करती हैं। रिप्लाई में जमीन उनको ऊपर धकेलती है। अगर आपने कभी किसी वीडियो में रॉकेट फायर होता हुआ देखा हो तो रॉकेट जब फायर होता है तो उसके पीछे से गैसेस निकलती हैं और थोड़ी देर वो उधर खड़ा रहता है। नीचे आपको वो गैसेस निकलती हुई आग लगी हुई नजर आती है बाकायदा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ऊपर जाता है। वजह क्या होती है कि वो गैसेस उसमें से इग्नाइट हो रही होती हैं, उसमें से निकल रही होती हैं और वो प्रेशर क्रिएट कर रही होती हैं, ज़मीन के ऊपर एक फोर्स डाल रही होती हैं। जब वो फोर्स इस बराबर हो जाती है कि इस रॉकेट के वेट को और इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा दें, 0 से ऊपर की तरफ लेके जाएं, जाहिर बात है उसका इनर्शिया है, उसका वेट है, उसकी एक बॉडी है, उसको भी जब तक आप ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो कैसे जाएगा, जब तक उसकी बॉडी के इनर्शिया को उठाने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अब उसको ऊपर उठाने के लिए फिर ऊपर लेके भी जाना है। उसका वेट 10,000 न्यूटन है तो 10,000 न्यूटन की फोर्स तो सिर्फ उसको ऊपर उठाने के लिए चाहिए। फिर उसको एक्सेलरेट भी करना है ऊपर की तरफ, जमीन की ग्रेविटी को भी तोड़ना है और उसमें ऊपर की तरफ जाना है, स्पेस की तरफ। उसके लिए मजीद फोर्स चाहिए। तो ये फोर्स बनते बनते कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है। उसके बाद आप देखें तो रॉकेट पहले ज़मीन से आराम से ऊपर की तरफ जाता है, फिर जो ऊपर जाता जाता है उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करती जाती है। इसके पीछे जो लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमारी नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स की भी तस्दीक हो जाती है कि ये फोर्सेस भी मौजूद हैं और ये कैसे काम करती हैं। टेंशन में क्या होता है, एक धागे के साथ आपने मछली बांधी हुई है, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको जोर लगा रही है तो धागा ऊपर की तरफ कर रहा है। नॉर्मल फोर्स है, एक टेबल है, उसके ऊपर किताब पड़ी हुई है, किताब को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है,
जितनी ताकत से नीचे की तरफ खींच रही है उतनी ताकत से टेबल ने उसको होल्ड किया हुआ है और उसको उठाया हुआ है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मछली को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही थी तो टेंशन की वजह से धागे ने उसको ऊपर की तरफ खींचा। किताब को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही थी, टेबल ने उसको ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड किया तो किताब अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।